ओके जी, लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको कहा था कि दैट इज रिलेटेड टू एएस एज वेल एज ओ लेवल। जो आज हम चैप्टर अब स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अ चैप्टर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की बेसिक्स तो वही हैं जो आपको ओ लेवल में भी हेल्प आउट करेंगी, लेकिन डेफिनेटली एएस का जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी आगे की चीजें आप पढ़ेंगे जो कि आपने ओ लेवल में नहीं पढ़ी। बट लेट वी स्टार्ट विद द टर्म एटम। अगर आप टर्म एटम को क्लियर करें, एटम का जो लफ्ज है ये जो है वो लफ्ज एटोमॉस से निकला है। एटोमॉस was considered to be a smallest particle। तो इनिशियली आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है स्मॉलेस्ट पार्टिकल का और बेसिक यूनिट का, दैट कॉन्सेप्ट वाज इनिशियली गिवन बाय डेमोक्राइटस एंड ही वाज द फिलोसोफर। और ये हजरत ईसा के आने से पहले की बात है, यानी कि ये बीसी पीरियड की बात है, जब लोगों को डेमोक्राइटस ने ये कहा था कि ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट। यस, एट दैट टाइम एटम का लफ्ज इस्तेमाल उसने नहीं किया था, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ एटम या स्मॉलेस्ट पार्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है या जो बेसिक यूनिट का कॉन्सेप्ट है, ये उस दौर में भी मौजूद था। डेमोक्राइटस ने जो है उस जमाने में ये बताया था कि नेचर में जो हर चीज है वो उसका एक बेसिक यूनिट है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सम बेसिक यूनिट, सम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलकर एक लार्जर पार्टिकल फॉर्म करते हैं। द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी, जिसको आप साइंटिफिक थ्योरी कह सकते हैं, that was observed in end of 16th century, and this was given by a scientist John Dalton. John Dalton was the name of scientist which gave a concept of atom, yani first scientific theory या first scientific approach जो atom की है, it was given by John Dalton। एंड जॉन डेल्टन की जो थ्योरी है ये काफी मशहूर हुई उस जमाने में जब इसने ये थ्योरी जनरेट की, एंड दैट वाज नोन एज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यानी आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो एटम का फर्स्ट ऑफ ऑल जिस साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया, ही वाज जॉन डेल्टन। एंड द फर्स्ट एवर एटॉमिक थ्योरी, जो एटम के बारे में सबसे पहली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, दैट वाज गिवन बाय जॉन डेल्टन, और उसकी थ्योरी का नाम था डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है, इसकी जो कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन आपसे फ्लोट कर रहा हूं और आप मुझे आंसर कीजिए। वो क्वेश्चन ये है कि आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्या है कि एटम क्या होता है? एनीवन कैन डिफाइन एटम? The simplest particle smallest that can particle react. और इसके अलावा that और can थोड़ा take सा part in ऐड करिए। chemical reaction. That can react. दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, और कोई? Cannot be further subdivided. इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। और कोई? क्या ये जो इन्होंने लास्ट स्टेटमेंट दिया है कि इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, क्या आप सारे स्टूडेंट इस बात पे एग्री करते हैं, या कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो ये कहता है कि नहीं जी इन्होंने गलत कहा? Only by chemical means. ये ब्रेक हो सकता है सर, ब्रेक हो सकता है, आप कहते हैं लेकिन वो ब्रेक फिर हो सकता है, कैसे?
इससे वो ब्रेक केमिकली होगा, लेकिन उसके बाद वो लॉस्ट हो जाएगा। वो जो कोई एटम में जो न्यूक्लियर पावर में जो थ्योरी होती है वो इसी की तो होती है कि एटम्स ब्रेक होते हैं और केमिकली जो फ्यूजन होता है आपका। अच्छा, ये आप फ्यूजन वगैरह पे तो अभी जाने की बात हम नहीं कर रहे, तो बात की बात है। देखिए, डेल्टन वाज द साइंटिस्ट जिसने पहली दफा ये कहा कि एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम जॉन डेल्टन ने दिया। और एटम इज इनडिवाइजिबल। एक तो डेल्टन थ्योरी ये कहती है, although the Dalton's theory is not a part of syllabus directly, but there were few questions in the past paper जो इससे related आए हुए हैं। इसलिए एटम के कॉन्सेप्ट को सही तरह समझना जरूरी है। कि पहला कॉन्सेप्ट ये था डेल्टन का कि उसने कहा कि इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। इस हद तक तो हम आज भी एग्री करते हैं कि एटम जो होता है इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। और उसने ये कहा था कि इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी कि इनडिवाइजिबल पार्टिकल, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। जॉन डेल्टन की अप्रोच ये थी कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट होता है, लेकिन आप उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। यानी कि एटम जो है वो एक एंटिटी है, एटम एक स्पेसिफिक ऐसी चीज है जो कि यूनिक है और आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। नाउ दिस कॉन्सेप्ट कि एटम इज एन इनडिवाइजिबल पार्टिकल, जो बाद में साइंटिस्ट आए और जो बाद में हमें एविडेंसेस मिले, उनकी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट गलत है। देयर वाज MCQ in your past paper जिसमें उसने पूछा है, उसने ये बताया था कि जी जॉन डेल्टन ने ये बताइए कौन सी ऐसी बात है जो जॉन डेल्टन ने आज के हिसाब से गलत की है। तो जो गलत अप्रोच है जॉन डेल्टन की वो ये है कि जॉन डेल्टन का ये कहना था कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, या जैसे आपने कहा कि एटम इज इनडिवाइजिबल पार्टिकल। तो आज से ये बात क्लियर कर लीजिए कि ये अप्रोच गलत है। दिस अप्रोच वाज गिवन बाय जॉन डेल्टन, लेकिन ये अप्रोच गलत है कि एटम जो है वो फर्दर डिवाइजिबल नहीं होता। आप एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड, और atom can be further divided into three fundamental, at least into three fundamental particles. Atom is composed of at least three fundamental particles. तो ये कहना कि एटम फर्दर डिवाइडेबल नहीं होता या एटम फर्दर डिवाइड नहीं होता, ये एक गलत अप्रोच है। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर सोडियम है और सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बनाता है, तो देखिए सोडियम और सोडियम आयन बिलोंग सोडियम से ही करते हैं। फर्क ये है कि दोनों केमिकली डिफर करते हैं, लेकिन दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम को आप डिवाइड कर सकते हैं, एटम को आप आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इवन यू कैन सेपरेट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आल्सो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अप्रोच जिन लोगों के भी जहन में है, आज से वो क्लियर हो जानी चाहिए कि एटम जो है वो फर्दर डिवाइडेबल नहीं होता। ये अप्रोच गलत है। एटम फर्दर डिवाइडेबल होता है। एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, एटलीस्ट मैं क्यों कह रहा हूं आगे आपको बताता हूं, बट एटलीस्ट इट हैज थ्री फंडामेंटल पार्टिकल। तो अब नाउअडेज हाउ कैन वी डिफाइन एटम? अब हम एटम को डिफाइन कैसे करेंगे? आज के दौर में एटम की डेफिनेशन क्या है? एटम को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज स्मॉलेस्ट
it is smallest part of an element which can take part in a chemical reaction. यानी एटम वो हिस्सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है which can take part in a chemical reaction, and it is further divided into at least 3 fundamental particles. At least into 3 fundamental particles. यानी एटम किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो वो एटम, वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, और वो फर्दर डिवाइड होता है इनटू एटलीस्ट 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। अच्छा, अब वो जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके बारे में तो आपने सुना है कि वो जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल जिनको आप कहते हैं, वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं, दे आर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। These are the 3 fundamental particle. अब मैं क्यों कह रहा हूं फंडामेंटल? ये फंडामेंटल इसलिए कहलाते हैं कि बिकॉज these particles present in all atoms except hydrogen, जिसमें हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है। आपको पता है कि उसमें एक न्यूट्रॉन नहीं होता, but hydrogen is the only example which can exist without neutron, which does not have neutron in its one isotope, but otherwise all atoms in the nature जो अब तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जो अब तक रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, जो अब तक आप कहें कि जिनके नाम दिए जा चुके हैं, जिनको आइसोलेट कर लिया गया है, तो वो तमाम के तमाम एटम्स के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मौजूद। But other than proton, electron and neutron, nowadays there are many other particles present in an atom, और वो तमाम के तमाम particles जो हैं वो एटम के अंदर आइडेंटिफाई हुए हैं, but they are not fundamental particles. कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, but there are many other particles. जैसे मैं आपको नाम बताऊं कुछ, पॉजिट्रॉनो, न्यूट्रॉनो, मीजॉन, हाइफिन, ये मुख्तलिफ नाम हैं, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जिन लोगों के जहन में है कि एटम फर्दर डिवाइडेबल नहीं होता, आज वो बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये गलत अप्रोच है, ये पुरानी बात है। ये जॉन डेल्टन ने किसी जमाने में कहा था कि एटम फर्दर डिवाइडेबल नहीं होता। आज के दौर में हम ये कहते हैं कि एटम फर्दर डिवाइडेबल होता है, and it will further divide into at least 3 fundamental particles, and these 3 fundamental particles are proton, electron and neutron. अब ये बात आपने ओ लेवल में पढ़ी हुई है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो हैं, ये 3 पार्टिकल्स होते हैं। इसमें प्रोटॉन का जो सिंबल है वो हम स्मॉल p, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर। These are the symbols which will be provide or which will be give to electron, proton and neutron. Next, in term of relative charge,
मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि चार्ज में और रिलेटिव चार्ज में क्या फर्क होता है। एनीवन कैन अंडरस्टैंड, और किसी को पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन चार्ज एंड रिलेटिव चार्ज? एनीवन कैन? Sir, relative charge is in comparison. ओके, राइट। Sure. देखें, चार्ज जो होता है इट इज मेजर्ड इन कूलम्स, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स, और चार्ज की जो वैल्यू है वो डेटा बुकलेट अगर आपके पास मौजूद है, मैंने कहा था कि डेटा बुकलेट आपके पास होनी चाहिए। फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनके पास डेटा बुकलेट नहीं है, सुन लीजिए कि आपने सिलेबस को डाउनलोड करना है, और 9701 का जब आप सिलेबस केमिस्ट्री का डाउनलोड करेंगे तो सिलेबस के आखिर में कुछ पेजेस हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है डेटा बुकलेट, वो 10 के करीब पेजेस हैं, वो उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, या कम से कम आपके पास मोबाइल पर या आपके डिवाइस पर वो डाउनलोडेड होना चाहिए, ताकि आप जब देखना चाहें उसको देख सकें। बिकॉज दिस डेटा बुकलेट इज प्रोवाइडेड इन योर पेपर्स। पेपर 1 और पेपर 2 में आपको डेटा बुकलेट गिवन होती है। डेटा बुकलेट में बहुत सारा डेटा है, रिलेटेड और पीरियोडिक टेबल भी है उसके अंदर, इसके अलावा और डेटास भी हैं। फिर उस डेटा बुकलेट का जो सबसे पहला पेज है, उस पेज पर कुछ कांस्टेंट वैल्यूज गिवन है, जिसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी गिवन है, लेकिन वो चार्ज गिवन है, रिलेटिव चार्ज नहीं गिवन, चार्ज गिवन है। पता ये चला कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल बट विद अपोजिट साइन। इसीलिए जब हम रिलेटिव चार्ज निकालते हैं तो वी कैन नॉट कंसीडर चार्ज, हम रिलेटिव चार्ज निकालते हैं कि दोनों का कंपैरेटिव चार्ज क्या है। तो पता ये चला कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैज सेम चार्ज, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैज सेम चार्ज विद अपोजिट साइन। इसीलिए जब आप रिलेटिव चार्ज निकालते हैं तो रिलेटिव चार्ज इज अ चार्ज व्हिच इज कंपेयर विद द चार्ज ऑफ अदर पार्टिकल। यानी कि रिलेटिव चार्ज का मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट चार्ज नहीं है, बल्कि ये रिलेटिव वैल्यू है, ये दो चार्जेस का कंपैरिजन है, दो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस का कंपैरिजन है। तो व्हेन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव आइडेंटिकल चार्जेस, तो जब प्रोटॉन का हम रिलेटिव चार्ज लेते हैं तो इट विल बी +1, एंड इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज जब हम लेते हैं इट वुड बी -1। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस इज रिलेटिव चार्ज, ये एग्जैक्ट चार्ज नहीं है। एग्जैक्ट चार्ज जो है वो इसका आपको डेटा बुकलेट में मिलेगा, दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये एक एटम का, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज होता है इन कूलम। तो वो डेटा बुकलेट से आपको वैल्यू मिलेगी। बट ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं ये रिलेटिव चार्ज। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ आर इक्विवेलेंट हैविंग अपोजिट साइंस। इसीलिए प्रोटॉन का जो रिलेटिव चार्ज है वो +1 है और इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1, जबकि न्यूट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज है वो 0 है। और ये कैसे प्रूव होगा इसको मैं अभी बाद में आपको एक डायग्रामेटिकली बता भी दूंगा। एक तो आपको सिंबल्स, अच्छा ये जो मैं टेबल बना रहा हूं छोटा सा, ये पेपर 2 के अंदर आता रहता है, लिहाजा आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तीसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है रिलेटिव मास। अगेन मास नहीं, अगर आप डेटा बुकलेट देखेंगे तो आपको डेटा बुकलेट में भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन मिलेगा, लेकिन वो किलोग्राम में मिलेगा। यहां पर हम रिलेटिव मास की बात करते हैं, यानी कंपेयर करते हैं दो के मासेस, एस कंपेयर टू प्रोटॉन, हम मास को कंपेयर करते हैं। तो रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.00 या 1.000 आप ले लें, while the relative mass of neutron is 1.008। ये बात आपने ओ लेवल में पढ़ी थी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, बात बिल्कुल ठीक है, रिलेटिव मास ऑलमोस्ट सेम होता है।
प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। लेकिन अब एज में आपको ये बात एक एडिशनल पता चल रही है कि द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। इसकी मैं अभी आपको वजह भी बताता हूं। लेकिन न्यूट्रॉन का जो मास है वो रिलेटिवली ग्रेटर है देन मास ऑफ प्रोटॉन। अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास 1 है, 1 ईच। तो राउंड ऑफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर को फॉलो करेंगे, ज्यादा डेसिमल प्लेस पे जाएंगे, तो आपको मास में थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। मैं वजह बताता हूं, और अगर आप में से किसी को पता है वो वजह तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप में से कोई सोच सकता है तो क्या सर? सर माइक म्यूट हो गया। सर क्वेश्चन दोबारा। सर क्वेश्चन रिपीट कर देना। सर हेलो सर आपका माइक बंद है।
हेलो भाई सॉरी, ये कुछ पता नहीं, मैं तो बोले जा रहा हूँ और आगे पीछे माइक का कुछ इशू हो गया था। अच्छा खैर सॉरी। तो मैं ये कह रहा था आपसे, मेरा एक सवाल था एक्चुअली आप लोगों से। आई एम सॉरी, अब दोबारा से क्या बात मैं कर रहा था कि हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि अगर आप में से जो है वो कोई मुझे ये बता सके कि आप में से कितने लोगों को पता है कि न्यूट्रॉन होता क्या है। किसी को पता है न्यूट्रॉन की कंपोजिशन क्या होती है? अच्छा, किसी एक बच्चे ने जवाब दिया है, देखते हैं। न्यूट्रल पार्टिकल होता है बेटा, वो तो मैंने बता दिया। व्हाट इज न्यूट्रॉन? आपने अपने फिजिक्स में ओ लेवल फिजिक्स में कुछ थोड़ा सा पढ़ा होगा इसके पास। गुड। आज आसफिया ने अच्छा जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है। थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करूंगा आसफिया। देखिए बेटा, न्यूट्रॉन जो होता है ना, आप सबको पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए इन्हें कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। इन्हें कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है बिकॉज बोथ आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन प्लस बीटा नेगेटिव पार्टिकल। न्यूट्रॉन is composed of proton plus beta negative particle। इस बीटा नेगेटिव पार्टिकल को असल में, ये अगर आप उसको समझें आम जबान में, तो इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन। बीटा नेगेटिव पार्टिकल जो है ये इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा नेगेटिव पार्टिकल जो है ये इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन हम नहीं कहते टेक्निकली। बीटा नेगेटिव इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब आप कहेंगे न्यूक्लियस में भी इलेक्ट्रॉन होता है, तो यस, बट दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली कॉल्ड एज बीटा नेगेटिव पार्टिकल। एंड व्हेन प्रोटॉन कंबाइंस विद बीटा नेगेटिव पार्टिकल, तो अब अगर फर्ज कीजिए कि ये प्रोटॉन है और इस प्रोटॉन पर बीटा नेगेटिव पार्टिकल आकर अटैच हो गया, तो ये बीटा नेगेटिव पार्टिकल और प्रोटॉन कलेक्टिवली एक न्यूट्रॉन कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन, व्हाट इज न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इज ऑफ कोर्स अ न्यूट्रल पार्टिकल, बट इट is composed of proton and beta negative particle. It is composed of proton and beta negative particle. सर अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बोले तो फिर वो न्यूक्लियॉन होगा? नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर न्यूक्लियॉन कहलाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं एटम के अंदर, इट इज नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये उन इलेक्ट्रॉन्स की बात हम कर रहे हैं जो आपने पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जो आप ओ लेवल में पढ़कर आए। मैं जिस बीटा पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ये बीटा पार्टिकल कहते हैं हम उस इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये कोई फ्री मूविंग पार्टिकल नहीं होता न्यूक्लियस के अंदर। ये होता है इट इज अटैच्ड विद प्रोटॉन
and one proton, when it is connected with beta negative particle, then it turns to neutron. तो न्यूट्रॉन के अंदर जो बीटा पार्टिकल होता है, यानी न्यूट्रॉन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक प्रोटॉन और एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल, ये दोनों मिलकर जो पार्टिकल बनाते हैं वो न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और बीटा नेगेटिव पार्टिकल जो है ये कलेक्टिवली न्यूट्रॉन कहलाते हैं। सही है? उस इलेक्ट्रॉन की हम बात नहीं कर रहे जो आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस होता है। सर न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन तो नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, लेकिन आपने बोला ना कि न्यूट्रॉन नहीं, सुने, न्यूट्रॉन जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं वो कोई एक सिंगल पार्टिकल नहीं है। न्यूट्रॉन दो चीजों से मिलके बनता है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं वो एक्चुअली प्रोटॉन होता है, लेकिन उस प्रोटॉन के साथ बीटा सब एटॉमिक पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल कनेक्टेड होता है। तो जब प्रोटॉन के साथ बीटा नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा तो वो न्यूट्रॉन बन जाता है। इसको देखें एक और तरह से मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपने ओ लेवल की फिजिक्स में आपने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी है, उसमें शायद आपको याद हो, आपको ये बताया गया था कि जब कोई भी न्यूक्लियस से बीटा नेगेटिव पार्टिकल इमिट करता है तो उसका मास नंबर सेम रहता है, लेकिन उसका प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो जाता है। क्या आपने इस किस्म की कोई बात पढ़ी है? सर रिपीट कर सकते हैं? मैंने ये कहा कि आपको फिजिक्स में ये पढ़ाया गया होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में, कि जब बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो एटम का जो मास है वो तब्दील नहीं होता, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रिलेटिव मास है वो तकरीबन सेम है। तो अब अगर फर्ज करें कि एक एटम के अंदर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है और उनमें से एक न्यूट्रॉन से बीटा पार्टिकल चला गया, तो जब न्यूट्रॉन से बीटा पार्टिकल चला जाएगा तो अब वो पहले दो प्रोटॉन थे, अब तीसरा प्रोटॉन भी वहां डेवलप हो गया, क्योंकि उस प्रोटॉन को जो न्यूट्रॉन बना रहा था वो बीटा पार्टिकल बना रहा था, उसको न्यूट्रल कर रहा था। अब जब बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से निकल गया तो अब वहां पे प्रोटॉन 3 हो गए और न्यूट्रॉन 1 रह गया। क्या आपने ऐसी कोई चीज पढ़ी है? यस सर, न्यूक्लियर फिजिक्स में है जी ये। सर पढ़ी है। न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ी है, ठीक है। तो ये वही कहानी है, ये वही कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूट्रॉन जो होता है वो खुद कोई पार्टिकल नहीं है, बल्कि न्यूट्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड बीटा नेगेटिव पार्टिकल। ये दोनों मिलते हैं तो एक न्यूट्रॉन बनता है, और इसीलिए न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। ये इक्वेशन आप समझ लीजिए कि न्यूट्रॉन टर्न्स टू प्रोटॉन by the removal of beta particle. तो once a beta particle is eliminated, तो बीटा पार्टिकल के निकलने के बाद वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर बीटा पार्टिकल मिल जाए प्रोटॉन को तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील होते रहते हैं, ये स्टोरी चलती रहती है। सर जी, इससे तो पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती होंगी ना, इससे तो प्रॉपर्टी किसी भी एटम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करती हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो किसी भी एटम की आइडेंटिटी होता है। किसी भी एटम की आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। अब जैसे अगर 6 प्रोटॉन है किसी एटम के अंदर तो वो कार्बन होगा, लेकिन अगर प्रोटॉन 6 से 7 हो गए तो वो नाइट्रोजन हो जाएगा। तो असल में किसी भी एटम की पहचान जो है
वो उसमें मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जो उनको आइडेंटिटी देता है। किसी भी एटम का की आइडेंटिटी उसमें मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एटम में प्रोटॉन चेंज हो गए तो वो एटम ही चेंज हो जाएगा, उसकी फिजिकल और केमिकल सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। नेचर में जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में यही होता है, रेडियो एक्टिविटी के दौरान यही होता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, वो डिसइंटीग्रेट होके एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहे हो। तो वहां पर जिसको अभी कुछ किसी स्टूडेंट ने कहा था कि जो है वो फिजन का प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फिजन जो होता है उसमें यही होता है कि जो मैंने कहा हैवियर था पार्टिकल है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय द रिमूवल ऑफ नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। तो वहां पर यही होता है कि जब किसी भी एटम से बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, एटम की नेचर चेंज होती जाती है। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस होते हैं उसमें एलिमेंट ही चेंज हो जाता है, यानी कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है। सही है सर, समझ आ गया। समझ में आ गई बात? जी जी। तो ये 0.008 ये हमारे पास बीटा का चार्ज है, बीटा का मास है। हाँ बिल्कुल। अब न्यूट्रॉन का जो स्लाइटली हैवियर मास है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो उसका रीजन ये है कि न्यूट्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन प्लस बीटा पार्टिकल। तो जो बीटा नेगेटिव पार्टिकल है वहां पर, वो बीटा नेगेटिव पार्टिकल जो है वो उसको कैरेक्टर दे रहा है, वो उसको प्रॉपर्टीज दे रहा है। और जहां तक फाइनली इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास, रिलेटिव मास किसी को याद है? सर 1 over 1840. 1 over 1840 1840। तो 1 over 1840 is the relative mass of electron। ये उस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है which is moving around the nucleus, outside the nucleus. It is not a part of nucleon. Nucleon having proton and neutron. Nucleon का मतलब है कि those particles present in the nucleus. तो जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियॉन है, जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये मिलकर न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम की सराउंडिंग में मूव कर रहा होता है। होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और एक चीज और बताता हूं कि देखिए, अगर आपके पास ये कैसे पता चला कि कौन न्यूट्रल है, कौन नेगेटिवली चार्ज्ड है और कौन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जब आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को के मिक्सचर को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करें और यहां पर आप एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दें, ये आपका डिटेक्टर है, जहां पर डिटेक्टर होगा जो फोटोग्राफिक फिल्म है, और आप इसे पास कर रहे हैं थ्रू एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब अगर फर्ज करें कि ये पॉजिटिव है टर्मिनल और ये टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। अब अगर जो है वो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मिक्सचर हम इस इलेक्ट्रिकल फील्ड से पास करें, तो जब आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इस इलेक्ट्रिकल फील्ड से पास करेंगे तो आपको इस डिटेक्टर पर 3 स्पॉट्स मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड से पास करें या मैग्नेटिक फील्ड से पास करें, आपको 3 स्पॉट्स मिलेंगे।
वजह क्या है? वजह यह है कि ये तीन मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं और तीनों के चार्जेस अलग अलग हैं। पहला जो पार्टिकल होगा जब वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से पास होगा, इट रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, इट रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। और अनडिफ्लेक्टेड होने का मतलब ये है कि टेक्निकली ये पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल। तो आपको इस डिटेक्टर पर, इस फोटोग्राफिक फिल्म पर एक स्पॉट मिलेगा जिसकी जो है वो कोई, जिसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा, और जिस डायरेक्शन में आपका जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का मिक्सचर आप एंटर कर रहे हैं, वो उसी डायरेक्शन में आपको एक स्पॉट मिलेगा जो इंडिकेट करता है कि ये पार्टिकल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। उसके बाद जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट होगा, ये पार्टिकल अगर नेगेटिव टर्मिनल पे डिफ्लेक्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मतलब ये है कि ये प्रोटॉन है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या बिहेवियर होता है। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन वी हैव इन पेपर 2, जहां पर एग्जामिनर आपको ये कहेगा कि इसको रे डायग्राम भी कहते हैं और इसको जो है वो डिफ्लेक्शन भी कहते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। इसे डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन हो गया। इसके मुकाबले में जो नेगेटिव पार्टिकल का डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव पार्टिकल। नेगेटिव पार्टिकल का डिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो दिस पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को आप कहते हैं कि दिस इज एन इलेक्ट्रॉन। This negatively charged particle is called an electron. और यहां पर एग्जामिनर जब आपको ये कहेगा कि आप डायग्राम में शो करो कि कौन सा स्पॉट कहां मिलेगा या इसकी डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाओ, तो आप ये डायग्राम है और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि मैंने इलेक्ट्रॉन का जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन रखा है वो प्रोटॉन के मुकाबले में काफी ज्यादा है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि प्रोटॉन जो है वो हैवियर पार्टिकल है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके मुकाबले में लाइटर पार्टिकल। तो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यहां डिपेंड करता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन depends upon charge to mass ratio. ये चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मास हैवियर है तो डिफ्लेक्शन कम होगा, और अगर मास लाइटर है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन चार्ज टू मास रेशियो। अगर चार्ज टू मास रेशियो, जैसे कि आपको पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम होता है, सिर्फ अपोजिट साइन होता है,
उसके मुकाबले में जो मास है, मास जो है वो मास पार्टिकल का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का कम होता है, जबकि प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास है वो उसके मुकाबले में काफी ज्यादा होता है। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन चार्ज टू मास रेशियो, और ग्रेटर द मास लेसर विल बी द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कम डिफ्लेक्ट करता है, और उसके मुकाबले में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन आप देखें वो काफी ज्यादा है। और ये काफी ज्यादा डिफ्लेक्शन इस बात को इंडिकेट करता है, इस बात को जो है वो हमें बताता है कि जितना पार्टिकल हैवियर होगा उसका डिफ्लेक्शन उतना ही कम हो। तो दिस इज द डायग्राम एंड बेसिक आइडिया जो मैंने आपको एस्टेब्लिश करवाया है। इसमें होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, इस पर अभी बात खत्म नहीं हुई, इससे कनेक्टेड और बहुत सारी बातें अभी हमें आगे करनी है। बट अभी तक का जो मैंने डिस्कशन किया है, अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ चीजें इसमें आप समझ लें कि ओ लेवल का रिवीजन था, बट इट्स अ पार्ट ऑफ एएस सिलेबस आल्सो, और बाकी जो बातें आगे की हमने की हैं ये सारा का सारा एएस सिलेबस का पार्ट। कोई अगर सर बेटा क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर ऊपर से दिखा दें, स्क्रीनशॉट लेना है। सर जी सर आपने कहा कि न्यूट्रॉन में हमारे पास प्रोटॉन भी होता है ना, तो मैंने ये अब नहीं कहा यहाँ न्यूट्रॉन में प्रोटॉन होता है, मैं कहता हूं कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल मिलकर जो चीज बनती है वो न्यूट्रॉन कहलाता है। तो ये वो जब न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन ना। बन जाता है तो उसमें प्रोटॉन के कैरेक्टर नहीं रहते। ठीक है, जब उसके अंदर से बीटा पार्टिकल निकल जाएगा तो फिर उसके अंदर प्रोटॉन का कैरेक्टर आ जाएगा। ओके। ठीक है बेटा। सर तो ये हर वक्त शिफ्ट होता रहता है? नहीं नहीं, शिफ्ट क्यों होगा, वो तो डिपेंड करेगा, अगर रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हो रहा है, जरूरत पड़ने पर कोई ऐसी कंडीशन आई तो वो शिफ्ट होगा, वरना नहीं होगा। वरना आपको पता है हर एटम के अंदर उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर फिक्स होता है। वो ऐसे थोड़ी होगा कि वो बैठे बैठे खुद ही चेंज होता रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी, इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में।